गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम इकोलॉजी से जुड़े एक अत्यंत रेलेवेंट तथा महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि है बायोडायवर्सिटी अथवा जैव विविधता। आज के वीडियो लेक्चर में हम जैव विविधता का अर्थ तथा इसकी विभिन्न टाइप्स को जानेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। जीवों में पाए जाने वाली विविधता या जीवों के प्रकार को ही जैव विविधता कहा जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन में जितनी भी वैरायटी अथवा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, वह ही बायोडायवर्सिटी का निर्माण करती है। हम जानते हैं कि अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो एल्गी जैसे सरल प्लांट से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक के कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं और इनमें वेरिएशन देखने को मिलती है। सिमिलरली अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो अमीबा जैसे यूनिसेल से लेकर ह्यूमन बीइंग जैसे या मैमल जैसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक जेनेटिक तथा इकोसिस्टम लेवल पर जितनी भी वेरिएशन पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी उसी वेरिएशन का एक माप है। बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करने के कई स्तर हैं, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी तथा कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी अथवा जीनी विविधता की। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि यह जीन्स से संबंधित वैरायटी है। तो हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्पीशीज पाई जा रही हैं और इन जातियों में क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाली जीन्स की संख्या तथा टाइप्स में जो भी वेरिएशन पाई जाती है, वह जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक काफ़ी उपयोगी एस्पेक्ट है जीवों के लाइफ में, क्योंकि इसी की सहायता से एनवायरमेंटल कंडीशन तथा इसमें आने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी के द्वारा ही नई जातियों का इवोल्यूशन या स्पीसिएशन का प्रक्रम संभव है। किसी भी जाति में अगर लोअर जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जा रही है तो दिखने में वह जाति यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि उसमें विविधता कम है, परंतु ऐसी स्पीशीज फंगल अटैक, इंसेक्ट अटैक अथवा एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति होने वाले नुकसान से अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करेंगी। अब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की। स्पीशीज डाइवर्सिटी नंबर तथा स्पीशीज रिचनेस में पाए जाने वाले अंतर को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि स्पीशीज रिचनेस का क्या अर्थ होता है। स्पीशीज पर यूनिट एरिया को ही हम स्पीशीज रिचनेस या जातीय विविधता के नाम से जानते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी के पश्चात हम बात करते हैं कम्युनिटी व इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। इसे पुनः 3 प्रकार से बांटा गया है: अल्फा, बीटा तथा गामा डाइवर्सिटी। ये तीनों ही टर्म्स सर्वप्रथम विटेकर द्वारा 1965 में प्रपोज की गई थी। तो जानते हैं सबसे पहले इन तीनों डाइवर्सिटीज़ के कंसेप्ट के बारे में। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किसी भी एक आवास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो विभिन्नताएं या विविधताएं देखने को मिलती हैं, उसे कहा जाता है अल्फा डाइवर्सिटी। अब अगर हम 2 हैबिटेट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर स्पीशीज की जो भिन्नता पाई जाएगी उसे हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। और अब अगर हम किसी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें या लैंडस्केप की बात करें तो इस एरिया में टोटल डाइवर्सिटी को हम गामा डाइवर्सिटी के नाम से जानेंगे। अब इसी कंसेप्ट को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं
अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? किसी भी दी गई कम्युनिटी या आवास में पाए जाने वाली जातीय विविधता को अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज पाई जाती हैं वह अल्फा डाइवर्सिटी बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक कम्युनिटी एक्स की बात करें और इसमें गेहूं के 5 प्रकार की किस्में उपस्थित हैं तो इसकी अल्फा डाइवर्सिटी 5 होगी। तो इस प्रकार किसी कम्युनिटी में दी गई स्पीशीज की डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी कहा जाता है। बीटा डाइवर्सिटी 2 कम्युनिटीज, 2 हैबिटेट्स या 2 क्षेत्रों में पाए जाने वाली वेरिएशन को कहा जाता है। तो जब हम अलग अलग स्थानों की स्पीशीज कंपोजिशन को कंपेयर करेंगे या उनकी वैरायटी को देखेंगे तो यह बीटा डाइवर्सिटी कहलाएगी। बीटा डाइवर्सिटी के बाद हम आ जाते हैं गामा डाइवर्सिटी पे। गामा डाइवर्सिटी टोटल डाइवर्सिटी या सम टोटल ऑफ अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी के बराबर होती है। इस प्रकार एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया या लैंडस्केप में पाए जाने वाली डाइवर्सिटी, चाहे वह कम्युनिटीज़ की है, चाहे वह हैबिटेट्स की है, चाहे वो इकोसिस्टम की है, इसे हम गामा डाइवर्सिटी के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह चित्र आपको तीनों प्रकार की कम्युनिटी डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है। स्थान विशेष पर पाए जाने वाली डाइवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी। अगर हम 2 हैबिटेट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इनमें पाए जाने वाली डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी कहलाएगी। और अगर हम किसी बड़े जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाली टोटल डाइवर्सिटी, जिसमें अल्फा तथा बीटा दोनों ही प्रकार की डाइवर्सिटीज़ सम्मिलित हैं, इसे गामा डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। तो यह तो थी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का होना आवश्यक क्यों है या इसका क्या उपयोग है। अगर जीवों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाएं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव एक ही तरीके के होंगे और उनकी आवश्यकताएं भी समान ही प्रकार की होंगी। तो आपस में संघर्ष और नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि शायद पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं रह पाएगा। तो जीवों में विविधता का होना या बायोडाइवर्सिटी का पाया जाना बहुत ही आवश्यक है। और मानव के लिए तो बायोडाइवर्सिटी का और भी अधिक उपयोग है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के द्वारा ही रेंज ऑफ प्लांट्स तथा एनिमल स्पीशीज मिलती हैं जो कि मानवीय जीवन को सुगम व सरल बनाती है। तो आइए देखते हैं यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले सोर्स ऑफ फूड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्लांट्स में लगभग 3000 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि फूड प्लांट्स की हैं। इनसे हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और लगभग कुल उपयोग में लिए जाने वाले भोजन का 2/3 हमें कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप्स जैसे कि व्हीट, कॉर्न तथा राइस से प्राप्त होता है। इस प्रकार विभिन्न पादप भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त सोर्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। बहुत से प्लांट्स जैसे कि सोयाबीन, कोकोनट, कॉटन सीड इत्यादि, पीनट इत्यादि फैट्स तथा ऑयल्स के प्रमुख सोर्स हैं। फाइबर्स भी हमें बायोडाइवर्सिटी के कारण प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। मेजर सोर्सेस कॉटन, फ्लैक्स, जूट, हेम्प, सन हेम्प इत्यादि के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इस प्रकार फाइबर भी हमें विभिन्न प्रकार की प्लांट स्पीशीज के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अनेक वाइल्ड जातियां तथा डोमेस्टिकेटेड जातियों का भी पाया जाना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्लांट की वाइल्ड स्पीशीज के द्वारा ही हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया से डिजीज रेजिस्टेंट या मनचाही न्यू वैरायटीज उत्पन्न की जाती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी न्यू वैरायटीज के
उत्पन्न होने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त बहुत से प्लांट्स ड्रग्स तथा मेडिसिन्स प्रदान करते हैं, जैसे कि कैथेरेंथस मॉर्फिन पेपेवर से हमें प्राप्त होती है, सिनकोना से क्विनीन प्राप्त होती है, टेक्सोल प्राप्त होती है। तो अनेक ड्रग्स एंड मेडिसिन्स भी हमें पादपों से ही प्राप्त होती है। बायोडाइवर्सिटी की एक एस्थेटिक वैल्यू भी है। बर्ड वॉचिंग, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, पेट कीपिंग एट्सेट्रा, गार्डनिंग एट्सेट्रा, ये सभी जीवन को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एस्थेटिक वैल्यू भी रखती है। इसके अतिरिक्त बायोडाइवर्सिटी के अनेक कल्चरल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर तुलसी का उगाना बहुत पवित्र माना जाता है। पीपल का पेड़ एक सेक्रेड ट्री के रूप में पूजा की जाती है इसकी। खेजड़ी का अपना महत्व है। तो इस प्रकार संस्कृति से भी बायोडाइवर्सिटी जुड़ी होती है और किसी भी इकोसिस्टम के मेंटेनेंस के लिए व सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार जीवों में विविधता या पादपों में विविधता मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है और विभिन्न प्रकार के स्रोत हमें अलग अलग प्लांट स्पीशीज से ही प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर या थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी पर। इतना अधिक उपयोगी एस्पेक्ट होने के पश्चात भी बायोडाइवर्सिटी पर आज अनेक खतरे मंडरा रहे हैं, जिसके कारण यह चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। तेजी से कमी हो रही है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ती जा रही है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी में कमी लाने का कारण बनते हैं या इसे नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। बढ़ते हुए शहरीकरण, ओवर पॉपुलेशन तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण के कारण भूमि की डिमांड अत्यधिक बढ़ गई है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। बहुत से आवास जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए एक आवास या आश्रय का कार्य करते हैं, उन्हें काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है और इस वजह से भूमि की कमी होती जा रही है या नेचुरल हैबिटेट की कमी होती जा रही है। और नेचुरल हैबिटेट का लॉस सीधा बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कंडीशंस में डिस्टर्बेंसेस तथा उनका डिग्रेडेशन, यह भी बायोडाइवर्सिटी के लॉस्ट होने का मुख्य कारण है। यह डिस्टर्बेंस नेचुरल भी हो सकती है, जैसे कि आग, बाढ़, भूस्खलन इत्यादि के द्वारा, या फिर ये मैन मेड है और आजकल तो मैन मेड डिस्टर्बेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बढ़ता हुआ पॉल्यूशन भी अनेक जीवों की प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चाहे भूमि का, चाहे रिसोर्सेस का, चाहे ऑयल प्लांट्स का, यह भी बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल रहा है। फॉरेस्ट्री तथा इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं, चाहे वह भोजन से जुड़ी हो, चाहे वह लकड़ी से जुड़ी हो या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एग्रीकल्चर तेज़ी से बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर के दौरान सिर्फ यूज़फुल क्रॉप्स को ही प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, अतः बायोडाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रखा जाता और धीरे धीरे कम उपयोगी पादप जो हैं वह कम होते जा रहे हैं। सिमिलरली इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ को ग्रो करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से अनेक अलग प्रकार के प्राकृतिक ट्रीज़ धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं या उनकी संख्या में कमी होती जा रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, जो कि भारतीय नहीं हैं, किसी और देश से लाई गई हैं, उन्हें एक्सोटिक स्पीशीज कहा जाता है। सजावट के लिए अथवा नए प्रकार के फूड के लिए इन एक्सोटिक स्पीशीज को यूज़ किया जाता है।
ये एग्जॉटिक स्पीशीज इन्वेजिव होती हैं, धीरे धीरे लोकल स्पीशीज पर हावी होने लग जाती हैं और इन स्पीशीज को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो एग्जॉटिक स्पीशीज का इंट्रोडक्शन भी बायोडायवर्सिटी के लिए थ्रेट का कार्य करता है। तो इस प्रकार ये कुछ कारण हैं जो कि बायोडायवर्सिटी को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और इन्हें संभालना तथा इन कारणों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन या जैव विविधता संरक्षण आजकल बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली टर्म है। तो देखते हैं संरक्षण का क्या अर्थ है तथा बायोडायवर्सिटी संरक्षण का क्या महत्व है। बायोडायवर्सिटी संरक्षण का अर्थ है जैव विविधता का प्रोटेक्शन यानी उसे सुरक्षित रखना, अपलिफ्टमेंट यानी उसे बढ़ाना तथा साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना, ताकि हम इसके ऑप्टिमम लेवल को बनाकर रख सकें और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बायोडायवर्सिटी को बचा कर रख सकें। यही कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। तो संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं, प्रत्येक मेथड के एडवांटेजेस तथा डिसएडवांटेजेस, यह हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।